आपने मैक्सिमम जगहों पर जंक्शन को सीखा, एप्लीकेशंस को देखा। दैट इज द एग्जैक्टली कोर थिंग दैट वेयर यू शुड फोकस ऑन। कि रेडिएशन के लॉसेस को भी हमें जब देखना होता है तो इन दीज केसेस हम रेडिएशन लॉसेस नहीं लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एक और एनएसईपी 2020 का भी हम बैटरी के वर्क को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी कुछ कोर बातें भी समझनी होंगी। क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्मेट में 2 बार जे एडवांस भी एक बार जे एडवांस पूछ चुका है और अलग अलग फॉर्मेट्स में बहुत बार ये चीजें पूछी गई है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? भाई साहब, एनएसईपी 2023 की तैयारी बहुत धुआंधार चल रही है बच्चों की। और आज हम लोग आ चुके हैं कैपेसिटेंस में। मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी बच्चे 12th का रिवीजन करना चाह रहे हैं वो आप यहां से करिए, आराम से करिए। लगभग सारे एस्पेक्ट कवर किए जा रहे हैं। एनएसईपी में अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों में कैपेसिटेंस पे कंटेंट थोड़ा सा कम आया है, इसलिए हमारा मेजर कंसंट्रेशन आईआईटी जेई के पीवाईक्यूज की तरफ रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम एनएसईपी की तरफ नहीं रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटर इज नॉट डायरेक्टली कम, बट इट कम विद ईएमआई। आपको मूविंग कॉइल के साथ पूछ लिया जाएगा, आपको मोशन लेवल के साथ पूछा जाएगा। तो कैपेसिटर का डायरेक्ट उपयोग बहुत कम है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा उपयोग है। तो फंडामेंटली हम हर चीज को सीखेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज को सीखेंगे। जेई के लिए चैप्टर जे एडवांस के लिए बहुत रेलिवेंट होता है, बट छोटा सा इररेलेवेंसी आपको जरूर देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ एनएसईपी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आईएनपीएचओ में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सबके सब सेकंड स्टेज में मिक्स कंसेप्ट पर बेस्ड आए, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस का फंडामेंटल क्लियर होना। तो अगर मैं आपसे बात भी करूं, अगर मैं पूछने की कोशिश करूं कि बेटा सॉरी क्या है कैपेसिटेंस, आखिर क्या है, तो कैपेसिटेंस इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज द स्टोरेज, है ना। ये अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा गो थ्रू करता हूं पीवाईक्यूज के साथ। जैसे क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको किस अप्रोच के साथ काम करना है। अगर अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी हितेश सर ने आपको पढ़ाया, आपने मैक्सिमम जगहों पर जंक्शन को सीखा, एप्लीकेशंस को देखा। दैट इज द एग्जैक्टली कोर थिंग दैट वेयर यू शुड फोकस ऑन। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं एनएसईपी 2022 का, एक बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया 3 अनचार्ज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 और अभी थ्योरी पूरी कवर करेंगे, डोंट वरी, थ्योरी पूरी कवर करेंगे अभी, है ना। बट अभी थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को एक लेवल पर लेके चलूं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और उसके अराउंड क्वेश्चन कहीं ना कहीं जे एडवांस में काफी रेलिवेंट पूछे गए, तो उनका डिस्कशन इसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर टू वन अनदर एट O टू अ पॉइंट A, B एंड D। ए बी और डी आपको 3 पॉइंट देंगे। पोटेंशियल दिया गया इसका 300 वोल्ट और इसका दे दिया गया है 200 वोल्ट और इसका दे दिया गया है 400 वोल्ट। आपको पूछा गया है इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब इसको करने का सिंपल तरीका जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। अब देखो, नोडल का ही सिंपल एप्लीकेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। अब हमको यहां पर क्या बोलते हैं भैया, ये है इकलौते, ये किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, डिस्कनेक्टेड प्लेट्स, राइट। मतलब इनको कोई डायरेक्ट टचिंग नहीं है। जिन पर कोई डायरेक्ट टचिंग नहीं होती है उन पे नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और ये क्लियरली लिखा है कि ये अनचार्ज था। तो समझना बेटा, जैसे हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ की बात कर रहे थे कि भैया यहां से करंट आएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी, तो भैया ये करंट आई इधर I1 गई, इधर I2 गई, तो आवन बराबर जावन। क्या लिखते हैं, आवन बराबर जावन, मतलब आना और जाना आपस में बराबर होता है। इन दैट सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हम यहां पर भी यही बात बोलने जा रहे हैं कि भैया देखो, इस जगह पर भी ध्यान से देखना बेटा कि मान ले कि इधर कहीं से कुछ चार्ज आया होगा, मान लेते इस पे चार्ज होगा Q1, हमको नहीं पता ये होगा Q2, इस पर होगा, सब पे प्लस मान लो। अरे सर सब पे प्लस कैसे हो सकता है? सर आंसर में अपने आप निगेटिव आ जाएगा। हमको क्यों ज्यादा परेशान होने के बारे में सोचना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज माना है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो नेट चार्ज की बात करें तो क्या लिखेंगे, देखना, इसको लिखेंगे तो पोटेंशियल V0 माइनस 300 बटे C1। क्या यही Q1 होगा? V0 माइनस 200 बटे C2। Q बराबर C V बाई Q बराबर C भी, सॉरी, मल्टीप्लाई करना है। तो Q1 बराबर क्या हो गया इसका, आई एम सॉरी मैं I/R लिखने लग गया था। ये हो जाएगा V0 माइनस 300 मल्टीप्लाइड बाई C1। Q2 कितना हो गया, आपने लिखा V0 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई C2। और Q3 कितना हो गया, V0 माइनस 400 और मल्टीप्लाइड बाई C3।
अब आपने क्या बोला, आपने कहा देखो सर नेट चार्ज इस पे स्टार्टिंग में भी जीरो था, इस सिंपल लाइक किरचॉफ जंक्शन लो, जितना आया उतना चला गया, सर नेट चार्ज तो जीरो रहेगा। तो आपने क्या बोला सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आप सोच सकते थे बेस्ड ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आपने नेट को जीरो कर दिया। आपने V0 -300, अब C1 कितना है 2, सबका माइक्रोफेड बाहर कर लेते हैं ताकि हमें बार बार माइक्रोफेड के बारे में ना सोचना पड़े। V0 -200 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस V0 -400 और मल्टीप्लाइड बाई 5, ये टोटल किसके बराबर होगा? आपने कहा सर टोटल 0 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ये 2V0 3V0 5V0, तो ये 10 का 10 तो V0 बन गया माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 5 को 20, तो 20 और 12 32, तो 3200 यहां हो गया। तो अगर आप यहां पर V0 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3200 बटे 10, तो कितना आ गया? 320 वोल्ट। देखो सिंगल लाइन का आंसर आ गया, सिंगल लाइन सॉल्यूशन खत्म। तो कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल टाइप बात करेंगे, एनएससीपी क्वेश्चन से आपसे बात करेंगे, बेसिक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। एक और एनएससीपी 2020 का भी हम बैटरी के वर्क को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर बड़ी कुछ कोर बातें भी समझनी होंगी, बहुत कोर, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो बात मैं आपको थोड़ा सा चाहूंगा कि आप समझें इस बात को, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस अगर यहां पर एक कैपेसिटर जुड़ा है और यहां पर एक बैटरी लगी है, और एक कैपेसिटर जुड़ा है और यहां पर एक बैटरी प्लस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इनके बीच का डिफरेंस है क्या? सर इन दोनों में क्या अंतर आ गया? आपने कहा सर ये आरसी सर्किट हो गया और ये प्लेन सर्किट हो गया। सर अंतर क्या होता है? आपने कहा सर यहां पर भी जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो Q बराबर CV होगा, सर यहां पर भी जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो Q बराबर CV होगा, यहां पर भी वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो हाफ, सॉरी, CV चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर भी वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो CV इंटू V होगा, यहां पर भी जो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर होगी वो हाफ CV स्क्वायर होगी, यहां पर भी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर होगी, यहां पर भी लॉस जो होगा वो होगा लॉस ऑफ एनर्जी, अगर आप बात करें इट इज अगेन हाफ CV स्क्वायर, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लॉस होगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। बट अंतर क्या है, कहां गया? सर इस केस में ये जो लॉस है इसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू रेडिएशन, स्पार्किंग के फॉर्मेट में लॉस हो जाता है, और ये लॉस होता है रेजिस्टेंस के हीट के फॉर्मेट में। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है कहां पर? मैंने कहा इसका फर्क यहां देखने को मिलता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, राइट, आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड, अब क्या हुआ बिटवीन द प्लेट्स सो एज टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया, स्लैब को इंसर्ट किया गया। अब जब भी स्लैब इंसर्शन है, क्योंकि रेडिएशन के लॉसेस को भी हमें जब देखना होता है, तो इन दीज केसेस हम रेडिएशन लॉसेस नहीं लेते हैं। जहां पर भी प्रोसेस स्लो हो रही होगी, जहां पर भी प्रोसेस आराम से हो रही होगी, यहां पर ये लॉसेस क्यों होते हैं? बिकॉज यहां पर इमीडिएटली बस्ट ऑफ चार्ज होता है, इसको बोलते हैं बस्टिंग ऑफ चार्ज। जब बस्टिंग होती है तो भक से आता है, इसको बोलते हैं अचानक से लॉस बहुत ज्यादा हो जाना, दिस इज कॉल्ड बस्टिंग ऑफ चार्ज। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम इन क्वेश्चंस को समझें। देयर आर वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सो इन द बिसाइड द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा? आप पूरा कुलम, दोनों पे चार्ज सेम आने वाला है। वी कैन वेरी सिंपली से, हम सिंपल यहाँ पे किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे, इस पे भी चार्ज क्यू तो इस पे भी चार्ज क्यू, और घूम जाएंगे। यहां से आओगे, कैसे करना है? पहले बेसिक Q बाई C2 माइनस, यहां पे गए तो E2 माइनस Q बाई C1, क्योंकि हमने इधर की तरफ करंट को मान लिया तो ये Q है, तो इस पर इधर वाले पर कुछ Q चार्ज आ गया होगा, इट शुड बी इक्वल टू 0। Q कॉमन ले लेंगे, E1 माइनस E2 के तरफ से हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, दैट E1 माइनस E2 ये उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1।
और यहां से बेटा हम लोग वैल्यूज को पुट करके Q की वैल्यू को हम यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज E1 माइनस E2, एंड इट कम्स आउट टू विद ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस जो आपके करंट से हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वर्क डन की बातें जो हम करने वाले हैं, बैटरी का वर्क डन, स्लैब का इंसर्शन, कैसे एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं और किस तरीके से जेई एडवांस ने बहुत धमाकेदार क्वेश्चन पूछे हैं कैपेसिटेंस के ऊपर, उन सब की चर्चा करना हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? और अब शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस, ठीक है ना? तो कैपेसिटेंस टॉपिक के अंदर मेजरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है वो हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन, इस पर बेस्ड बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कई जा रहे हैं कि दो कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर जोड़ दिए गए, एक में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, उसको जोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती है, राइट? और इसमें कैपेसिटर जो होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं देखी गई है, काफी ज्यादा रहती है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? आरसी सर्किट। तो ये दो पार्ट है जिस पर काफी ज्यादा संभावना रहती है किसी भी क्वेश्चंस के आने की और किसी भी क्वेश्चंस के पूछे जाने की, ठीक है ना? तो आरसी सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस का मतलब अलग अलग तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है कैपेसिटर जो है उनको जोड़ के उनमें शेयरिंग ऑफ चार्ज कैसे होगी, एनर्जी का लॉस कैसे होगा और क्या क्या चीजें हो सकती है, उन सब के बारे में। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात हम लोगों ने जेई मेंस में भी बहुत बार पढ़ी है, तो ये चीज कॉमन हो जाती है अपने जेई मेन के साथ और जेई एडवांस के साथ। अच्छा, दोनों लोग इस पार्ट में थोड़ा इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है उसका दूसरा जोड़ दिया तो क्या होगा। बिल्कुल बेसिक, सबसे पहला और बेसिक कंफ्यूजन, ये एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस सी। बेसिक से शुरू करता हूं, ये क्यू यहां माइनस क्यू, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को अगर मैंने एक और कैपेसिटर से जोड़ दिया, अब पहले बताओ मुझे बेसिक बात, इनको जोड़ दिया गया, ये अनचार्ज था, इस पर चार्ज जो था वो Q बराबर 0 था, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। इसका C1 है, चार्ज Q, यहां माइनस Q है ना। यहां पर हम एक बैटरी बना देते हैं स्विच टाइप का कि इसको क्लोज करेंगे फिर बैटरी चालू होगी, ठीक है ना। इसको क्लोज करेंगे, यहां पर अभी प्रारंभिक रूप से चार्ज 0 है, ये C2। पहला कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक, क्या दोनों एक ही सर्किट है या दोनों सर्किट अलग अलग है। पहला बेसिक कंसेप्ट, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या होता है ना, तुम लोग कंफ्यूजन दूर नहीं करते हो, कुछ चीजें याद कर लेते हो, है ना। कंफ्यूजन पहले खत्म करो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं जल्दी से सब लोग, फर्स्ट और सेकेंड। पहला सीरीज, दूसरा भी सीरीज, पहला पैरेलल, दूसरा भी पैरेलल। क्या है इसमें, एक फंडामेंटली कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब इस फंडामेंटल कंफ्यूजन को मैं कई बच्चों को देख रहा था अभी, तो उसमें ये कंफ्यूजन प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा डिस्कशन की आवश्यकता है। तो आइए इस डिस्कशन को हम लोग बेहतर तरीके से पहले कर लेते हैं। दोनों के दोनों सेम सर्किट है, कोई अंतर नहीं है, और दोनों को ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में ही देखते हैं। आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, सर यहां पर तो सर एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। सर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह देखूंगा। जब सर्किट में दो एलिमेंट लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का सेम होना। तो अगर मैं यहां पर नामकरण संस्कार करूं और मैं यहां पर बोलूं कि यहां 0 वोल्ट है और यहां पर मैं बोलूं x है, तो बेटा इसके अक्रॉस भी 0x होगा और इसके अक्रॉस, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो समान रहने वाला है, चाहे इस केस को देख लीजिए चाहे इस केस को देख लीजिए।
तो आपके मन में आता है कि हाँ चलो ठीक है, तो सर ऐसे सर्किट्स को हम कैसा बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट इज वेरी सिंपली। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों है या क्या जरूरत भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन? जरूरत ही नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो सर्किट लूप लॉ हिसाब से देख लेंगे। अब आप सीरीज की तरह लोगे तो कुछ गलत नहीं होने जा रहा, वो भी सेम है। सीरीज के केस में भी दोनों में कैपेसिटर, दोनों में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, लेकिन हाँ सामान्यतः हम लोग इसको पैरेलल की तरह ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो सेम है। अब आप सीरीज में देखोगे तब भी वही रिजल्ट निकल के आने वाला है, कोई रिजल्ट में कोई परेशानी नहीं, दोनों में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जब यहां पर क्यू है, यहां से चार्ज कुछ, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहां से चार्ज निकलेगा, इस पे जाएगा, इससे निकल के फिर इससे निकल जाएगा। तो यहां से चार्ज निकल के इस पर आया, मान लीजिए क्यू, यहां पर माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू यहां पहुंच जाएगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, और यहां पे चार्ज हो जाएगा माइनस का क्यू, मतलब माइनस क्यू हो जाएगा, वहां पर चार्ज प्लस क्यू जाएगा। तो ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या बात को हमको समझना है, बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करो सर, इसमें क्या होता है? हमने कहा देखो दोनों क्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसका मतलब Q माइनस क्यू अपॉन C1 इट शुड बी इक्वल टू Q अपॉन C2। इसके अक्रॉस चलोगे तो यहां से यहां आओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस क्यू अपॉन C1, तो दोनों क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q और C1 C2 सबकी वैल्यूज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं रहता। तो ये सबसे फंडामेंटल हो जाता है। ठीक है ना? इस दौरान एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं, मैं चाहूंगा कुछ याद ना करें इसमें क्योंकि बहुत लंबी लंबी चीजें रहती हैं, वहां फटाफट डिराइव कर लें। तो एनर्जी लॉस डेल्टा एच दैट शुड बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल मतलब कितना हो गया? आपने कहा हाफ C1 या हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1, पहले चार्ज इतना था, माइनस 1/2। अब इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 रह गया और इस पे चार्ज Q2 हो गया, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, आपका हीट लॉस निकल के आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो अगर इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करोगे तो देखो, एडवांस में मैं ऐसा बोलता हूं कि तुमसे ऐसा नहीं डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई तुम्हें फॉर्मूले का बहुत बड़ा उपयोग करना पड़ेगा, जहां होता है वहां पहले बोलता हूं कि वो याद करना पड़ेगा। यहां पर मैं चाहूंगा क्योंकि अगर इसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे भी तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के टर्म्स में आंसर निकल कर आ जाता है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट थिंग, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। राइट? मेरा मन होता है कि आप सिंपल इसको लिखें और सॉल्व करें ताकि आपका आंसर प्रॉपर्ली निकल कर आए और आप प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो। आपने कहा सर ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया, जेईई एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या था बेटा? देखो मैं लेकर आया हूं, हाँ अब ये था जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। अब बोला गया कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है C1 C2 और C3 हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड। कितना है? 1 माइक्रोफैरड। or they are uncharged initially, they are connected in circuit as shown in the figure. C1 is then filled completely with the dielectric of relative permittivity ER. The cell of electromagnetic force beyond 8 volt is switched on. This one. C3 is fully charged. S1 open किया गया. When all the capacitor reach equilibrium, the charge on C3 is found to be, इस पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना? पहले इसको चार्ज किया गया, इन दोनों को डीअटैच रखा गया, और जब ये पूरा चार्ज हो गया तो ये सर्किट बंद कर दिया गया। अब 3 कैपेसिटर एक साथ जुड़ गए, ठीक है ना? अब 3 कैपेसिटर अगर एक साथ जुड़ गए तो उन तीनों के बारे में कैसे लिखना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सबसे पहला बेटा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, है ना? सबसे पहले क्या करोगे बेटा? ये बैटरी है अपने पास 8 वोल्ट की और ये कैपेसिटेंस है C, जिसको आपने बोला 1 माइक्रोफैरड का। तो जब ये चार्ज होगा तो Q बराबर कितना आ जाएगा? C इंटू V। तो कैपेसिटेंस 1 इंटू 8 दैट इज 8 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके ऊपर निकल कर आ जाएगा जब ये वाला आप स्विच क्लोज करोगे और ये ओपन होगा, ठीक है ना? इसके बाद कहानी क्या होगी मेरे बच्चों? इसके बाद इस बैटरी को हटा दिया गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया इन दोनों कैपेसिटर के साथ, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें एक डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है, इसकी परमिटिविटी आपको दे रखी ER, ठीक है ना?
तो सबका कैपेसिटेंस सी था, तो इसका भी सी बराबर 1 माइक्रोफैराड पर डाल देंगे। अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, पूरी तरीके से किसी के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है पूरे कैपेसिटेंस के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस जो हो जाता है वो के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के या ई आर, तो उसका जो हो जाएगा, इसका जो सी हो जाएगा दैट इज ई आर टाइम्स ऑफ 1, और बाकी सब तो एक एक ही रहेंगे। इनिशियली इसके पास चार्ज, ऊपर वाली बैटरी यहां पर 8 माइक्रोकूलम था, इन पे 0 चार्ज थे, यहां -8 माइक्रोकूलम था। यहां से अब ये चार्ज फ्लो करेगा और ये चार्ज फ्लो करके वापस यहां पर आ जाएगा। तो मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स, और अब चार्ज का फर्दर फ्लो बंद हो गया। चार्ज का फर्दर फ्लो कब बंद हो जाएगा बेटा, जब सबका नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए। तो आपने कहा मान लीजिए सर यहां से क्यू चार्ज फ्लो किया, तो इस पर कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, और माइनस क्यू उधर जाएगा, तो यहां पर माइनस क्यू से प्लस क्यू जाएगा, तो यहां पर प्लस क्यू और यहां का माइनस क्यू, ठीक है ना। 8 माइनस क्यू, माइनस कॉमन निकालोगे तो 8 माइनस क्यू बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर चार्ज हो गया 8 माइनस क्यू, और यहां पर हो गया -8, बाहर निकाल लो -8 माइनस क्यू। अब हम जब चलेंगे तो किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहां से यहां, तो निगेटिव से पॉजिटिव जंप करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो 8 माइनस क्यू अपॉन सी मतलब 1। सब कुछ माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड में है, तो हमें बार बार यूनिट की लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्यू, तो यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव पर आएंगे तो घटेगा, तो माइनस का क्यू अपॉन सी, लेकिन यहां पर ई आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू ई आर माइनस का क्यू अपॉन, और यहां पर कितना आ गया आपने लिखा हुआ, इट शुड बी इक्वल टू 0। चूंकि हमको यहां माइनस फाइनल चार्ज पता है 5 माइक्रोकूलम का है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम रही होगी। तो आपने कहा सर चलिए पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस 3 अपॉन ई आर -3, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 माइनस 3 अपॉन ई आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप ई आर क्यों निकालेंगे तो आ जाएगी 3/2। कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/2। जरा ध्यान से देखिए कितना सिंपल और कितना बेसिक सा कंसेप्ट, जो आप सभी लोगों के लिए कितना आसान है। कंसेप्ट वाइज अगर कोई भी परेशानी हो तो जल्दी से बोल सकते हो बच्चे, अगर क्लैरिटी है मन के अंदर तो बताओ। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जे एडवांस से पूछा, क्लियर, एकदम क्लियर, कोई शंका वाली बात, कोई आशंका वाली बात। आपने कहा सी की वैल्यू के सी नॉट होगी, फ्रॉम देयर आई कैन वेरी सिंपली से, और हम यहां से अपनी सारी बातचीत को कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आपने कहा सर सही बात है। ये हो गया कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। किस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, कॉम्बिनेशन। जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया गया तो किस तरीके से अपना कैपेसिटेंस काम करता है, किस तरीके से अपनी चीजें होती हैं, किस तरीके से सर्किट के अंदर सिचुएशन बैठती है, वो सब हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर कर रहा हूं, बोला गया था कनेक्शन शोन इन द फिगर आर एस्टैब्लिश्ड विद स्विच एस ओपन, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज्ड। अगर इसको मैं क्लोज कर दूं तो इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब ये बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट जिस पर बेस्ड क्वेश्चन जे एडवांस ने अभी तक नहीं पूछे हैं, बट पॉसिबिलिटीज है पूछे जाने की। देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि सर कैसे बताएं, तो मैंने कहा चलो पहले स्विच ओपन है तब देख लेते हैं। स्विच ओपन है मतलब यहां पर तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, इक्की दुक्की दुक्की इक्की, यही तो है, पक्की बात है। आपने कहा सर एकदम पक्की बात है, तो सर इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया। आपने कहा सर 1/1 प्लस 1/2 बराबर 3/2, उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा। तो सर यहां पर 2/3, तो यहां पर जो चार्ज आएगा इनिशियली, तो Q बराबर कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर इधर और इधर दोनों में बराबर बराबर जाएगा, तो अगर यहां से Q आएगा तो इधर की तरफ Q, और क्योंकि दोनों सेम है 2-1 1-2, कॉम्बिनेशन तो सेम ही। अच्छा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन नहीं रहा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहे तो कोई भी चार्ज फ्लो ना करे। क्रॉस सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है तो चार्ज तो फ्लो करेगा ही करेगा जब आप इसको बंद कर देंगे। तो आपने कहा सर बात तो सही है, तो Q की वैल्यू पहले तो निकाल पाओगे क्या, निकाल सकते हैं। यहां से जो Q जाएगा तो इन दोनों का कितना हो गया 2/3,
तो Q बराबर हो गया 2/3 C, मतलब इसका, तो 2/3 इंटू 24। तो यहां से 3 से कैंसिल, 8 दूनी 16, तो यहां पर 16 माइक्रो कूलम्ब आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी 16 माइक्रो कूलम्ब आएगा, ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट निकाल के आप दोनों को निकाल सकते हो, 2/3 2/3। तो आप यहां पर बोल सकते हैं 16 और 16 यहां पे चला जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और 16 और 16 अगर यहां पर चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल कितना हो गया? आपने कहा 32। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इधर का 2/3, इधर का 2/3, टोटल सी इक्विवेलेंट 4/3, मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 में 16 इधर, 16 इधर, ठीक है ना। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो यहां पर 16, यहां -16, यहां से आएगा 16 -16। सिमिलरली यहां पर भी 16 -16, और यहां पर 16 और यहां -16, ठीक है ना। और ये फिर यहां पे चार्ज वापस आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिफोर क्लोजिंग द स्विच। आपने कहा सर ठीक है। सर आफ्टर की बात कर लेते हैं अब यहां पे। अब ये क्लोज कर दिया, ठीक है। बनाने का तरीका एक ये भी था कि अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि अब ये दोनों जुड़ गए बेटा। अब ये अगर क्लोज हो गया बेटा, तो अब ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल। पहले इस सर्किट को समझ पा रहे हो क्या? 1 और 2, 1 और 2, तो अब सर्किट की कहानी को समझ में आ रही है? देखो भाई, पहले आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर देखो ये दोनों पैरेलल, बेटा ये दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों एक में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा तो तुमको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। कई बार तो बच्चा पोजीशन के चक्कर में पागल हो जाता है। अगर मैं यही यहां बना दूं और फिर इन दोनों को भी यहां बना देता हूं, समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये एक, ये दो, ये दो, ये एक, ठीक है ना। अब पूछा गया कितना यहां से करंट जाएगा, तो मैंने कहा चलो पहले देख लेते हैं कितना होगा। तो दोनों पैरेलल 2 1 3, 2 1 3, सीरीज में 3/2, ठीक है ना। इसको अगर आप ऐसे कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप सिंपल सा इसके बीच में वो भी बना सकते हो, मतलब एक लाइन भी बना दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैरेलल, और दोनों को फिर एक लाइन से आप जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो इस डब्बे को ऐसे ही बना सकते हैं, तो ये भी एक ही जैसा लगेगा, ठीक है ना। यहां पर ताकि इजी आपको दिखाई पड़ने लग जाए, मतलब इस तरीके का अंदाज भी सेम है। यहां पर आप जगा देंगे, बीच में एक लाइन लगा देंगे तो इजीली दिखता है कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है ना। अब आपने कहा सर इन दोनों का पैरेलल में है तो 2 1 3, 2 1 3, इक्विवेलेंट 3/2, तो 24। तो यहां से जो Q जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे C, तो 3/2 इंटू 24, तो 12 थे 36। तो आपने कहा सर यहां से जाएगा 36 माइक्रो कूलम का फोर्स चार्ज यहां से जाएगा। अब चार्ज बटेगा क्योंकि Q1/C1 = Q2/C2, तो चार्ज 1:2 के रेशियो बढ़ जाएगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा वहां पर चार्ज भी ज्यादा, तो 1:2 का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। 1:2 का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत दिमाग में होना चाहिए। 1:2 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलोगे? अगर यहां पर चार्ज गया है Q1, यहां चार्ज गया है Q2, तो मुझे पता होना चाहिए कि Q1 की वैल्यू, क्योंकि वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होती है। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो Q1/C1 बराबर Q2/C2। मेरे बच्चों यहां से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं दैट Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। मेरे बच्चों ये बात आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि चार्जेस जब रेजिस्टेंस का केस होता है तो करंट रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जिसके पास जितना ज्यादा कैपेसिटर उसके पास उतना ज्यादा चार्ज भी आएगा, ताकि Q/C बराबर हो सके। तो अगर C ज्यादा तो Q भी ज्यादा, C छोटा तो Q भी छोटा। ये बात दिमाग में बैठा लो। आपने कहा सर ठीक है, तो यहां पर अगर बात करूं तो ये दुक्की है और ये इक्की है, तो आपने कहा 1:2 के रेशियो डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर, इधर की तरफ गया है तो 2/1 + 2 हो जाएगा 3 × 36, तो 12 दूनी 24, तो यहां पर 24 और यहां पर 12। तो आपने कहा सर यहां जाएगा 24, यहां -24, यहां जाएगा 12, यहां आएगा -12। सिमिलरली पूरा का पूरा चार्ज वापस यहां पर आएगा। ऐसे सोचो, यहां से 36 आया,
फिर इधर से निकल के 36, फिर डिवीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अगर ऐसे देखोगे तो ज्यादा सुंदर तरीके से देख लोगे, डिवीजन को आसानी से कर ले जाओगे। 24 36 फिर नीचे उतर के आया, लेकिन अब यहां पर 2 यहां पर 1, तो यहां पर आएगा 24, यहां -24, यहां पर आएगा 12 और यहां पर आएगा -12। आपने कहा सर ठीक बात है ये। तो अब बात आई कि सर चार्ज कितना फ्लो हुआ, कहां से कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब आपने कहा सर देखो चार्ज का अगर मैं फ्लो समझने की कोशिश करूं और किस डायरेक्शन में हुआ, मान लेते ये ए है और ये बी है, तो आपने कहा सर देखो इसके पास 24 आया, कितना आया बेटा 24, एडिशनल चार्ज यहां पर आया 24। अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसके थ्रू कितना निकला, ये हमको पकड़ने के लिए इन दोनों नीचे वाले को देखो, आसानी से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि इनके पास जो चार्ज आया होगा वो आया तो इस ब्रांच के थ्रू ही होगा ना, ए बी के थ्रू, मतलब ये जो लटका हुआ ब्रांच है यहीं से तो आया होगा। आपने कहा सर बात तो ठीक है। तो अब ए बी से कितना निकला, आपने कहा देखो यहां पर जो 16 वाला है इसके पास हो गया 12, तो इसका मतलब यहां का जो चार्ज था, अब ध्यान से देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 16 वाला कितना हो गया 24, मतलब कितना जुड़ गया, आपने कहा सर यहां पर 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज ऐड हुआ। सोचते रहिएगा बच्चे, अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले यहां से चार्ज आया था 16 दूनी 32, ये आया था यहां पे 32 माइक्रोकूलाम, अब कितना आया है 36, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई कर दिया, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने कहा सर एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी ने दिया इस सिस्टम के पास वो आ गया 4 माइक्रोकूलाम का। सर वेल एंड गुड, वैलिड बात है सर, वो 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज आया, 16 यहां पहले से ही था। आपने कहा सर बिल्कुल 16 यहां पहले से ही था, अगर यहां पर 16 चार्ज था तो इस प्लस से चार्ज खत्म होना है, तो आपने कहा सर देखो और यहां पर 24 होना है इस वाले पे, तो इसका मतलब 12 यहां से 4 आया होगा और यहां से 4 गया होगा, ये दोनों 4 और 4 मिलकर इसके पास 24 पहुंच गया, इसका मतलब यहां से ये 8 निकला होगा। सोचिएगा भैया 24 यहां पर पहुंचे, यहां पर 8 निकला, अरे बोलो निकला कि नहीं निकला, अरे जल्दी ध्यान से देखो बेटा, सब लोग देखो फटाफट ध्यान से देखो, इसमें कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात, कोई आशंका वाली बात किसी तरीके की हो, ध्यान से देख लीजिए बेटा। आपने कहा सर हाँ ये तो दिखाई पड़ता है मुझे। अब यहां पर क्योंकि देखो भैया यहां का प्लस का 16 था, यहां 24 और यहां का 16, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 16 का यहां पर प्लस 16 से 12 हुआ, मतलब 4 जिसने रिवर्स सप्लाई कर दिया होगा 4 का, आपने कहा सर बिल्कुल किया होगा, 4 यहां से गया 4 यहां से, 8 जुड़ा और 16 में से 8 8 16 24, तो यहां पर 24 हो गया -24, यहां से 8 माइक्रोकूलाम नीचे की तरफ आ गया, इसको 4 ऊपर से गया होगा तो इसके पास 4 यहां पर आया भी होगा, आपने कहा बिल्कुल आया होगा सर, इसके पास से यहां से क्योंकि ये 4 गया तो ऊपर आया होगा, तो 8 इधर से गया 4 इधर से आया, इधर कितना आया 12, ये 12 ऐसे आया, 4 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया, तो इसको मिल गया 4, तो इसके पास पहले था -16, 4 मिला बच गया -12, ठीक है ना, 4 और 16 मिले कितना बच गया -12, यहां पर 8 जुड़ गया तो 16 और 8 24 हो गया, खत्म कहानी। तो कितना चार्ज टोटल फ्लो हो गया, आपने कहा 12 माइक्रोकूलाम का चार्ज जो है वो यहां से फ्लो हो गया। ध्यान से देख लो बच्चे, ये बिल्कुल फ्लो के साथ दिखाई पड़ता है क्या, कोई शंका वाली बात तो नहीं, कोई आशंका वाली बात तो नहीं बेटा किसी तरीके की। अब इसको करने का दूसरा तरीका, मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 ये हो जाता है कि हमको इन दोनों को देखना होता है कि कहां पर चार्ज आएगा, तो जो भी ए से बी को फ्लो करेगा वो चार्ज इन पर आएगा। तो आप आसानी से तुरंत आप देखिए, जैसे इन दोनों की बात करता, तो जब ये सर्किट खुला हुआ था, जब ये सर्किट खुला हुआ था तो इन दोनों पर जो चार्ज, ऐसे दिखाता हूं, अब बेटा जब यहां पर कुछ भी नहीं है, इक्का दुक्का, बहुत सिंपल बेसिक तरीका, बट ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बच्चे को कंफ्यूज कर देता है बस, 1 2 2 1। अब आपने कहा देखो सर इस दोनों पर अभी चार्ज कितना है, आपने कहा 0 रहेगा क्योंकि दोनों प्लेट आपस में कहीं जुड़ी नहीं, टोटल 0 चार्ज रहने वाला है।
तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब अगर जब मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों पर जो भी चार्ज आया होगा, इन दोनों प्लेट पर जो भी नेट चार्ज आया होगा वो सप्लाई यहीं से हुई होगी। इसको बोलते हैं मेथड 2। वो सप्लाई कहां से हुई होगी बेटा? यहां से, क्योंकि यहां पर तो पहले तो कोई चार्ज होगा नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट थी, याद है ना, इसको आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? आइसोलेटेड प्लेट, ये किसी भी वायर से जुड़ी नहीं है, तो इस पर नेट चार्ज 0 था। और हम देख भी सकते थे, यहां पे 16 था, यहां -16, यहां +16, यहां -16। अब अगर दोनों मिला के 0 था चार्ज, है ना, सेम यहीं पे था, 16 -16। किसी एक को पकड़ लो। अब आपने कहा देखो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज कहां बढ़ा घटा, अपने आप दिख जाएगा आपको। तो अब आपने बोला सर यहां 1 2, यहां पर 2 1, अब यहां पर चार्ज आ गया है 24, यहां -24, यहां हो गया है 12 और यहां हो गया -12। तो इन दोनों प्लेट को मिला के इस पर जो नेट चार्ज आया वो कितना आ गया? आपने कहा सर प्लस का 12 आया, और प्लस का 12 आया, इसका मतलब ये प्लस के 12 की सप्लाई यहां से हुई होगी, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों प्लेट को चार्ज देने का रास्ता सिर्फ यही है, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो दिस इज द ओनली वे टू गिव द चार्ज टू दीज वन, यही एक तरीका है। सिंपल कहानी। तो यहां -24, यहां +12, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? सॉरी, माइनस का 12 हो गया, माई मिस्टेक, उल्टा हो गया। क्यू नेट बराबर माइनस का 12 हुआ है। माइनस का 12 मतलब चार्ज की दिशा उल्टी रही होगी। आप देख लीजिए, यहां पे चार्ज की दिशा उल्टी आई है, यहां से इधर गया है। आई एम सॉरी, करेक्ट रिजल्ट आप देख सकते हो, -12 था, यहां -24, यहां 12, तो मतलब कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब ये यहां से यहां गया है, 12 माइक्रो कूलम का चार्ज। सिंगल लाइन सॉल्यूशन, छठे से पे लो, खत्म आंसर, कुछ है ही नहीं। दिस इज कॉम्बिनेशंस, दिस इज द बेसिक कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जब इस स्विच को क्लोज कर दिया गया तो बताओ कितनी हीट जनरेट होगी? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। सर कैसे बोलेंगे? सोचिए जरा जल्दी से, सर्किट को ड्रॉ करिए बेटा पहले फटाफट। ड्रॉ द सर्किट, एलिमेंट सर्किट के ड्रॉ करो, एलिमेंटल बेसिस पे सर्किट को ड्रॉ करो बेटा। आपने कहा सर अच्छा, मैंने कहा पहले सर्किट बनाओ। अब इस सर्किट को देख के कई बार बच्चे कंफ्यूज, मैंने कहा अपने हिसाब से बना लिया करो सर्किट। बैटरी ये लगी है, एक छुटका पोर्शन अलग है ना, ये पोर्शन यहां से हटाई दो, अभी हटा दो, ये सीधा जोड़ दो, देखो कितना आसान लगेगा ये। लो भैया 4 माइक्रोफेराड, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अब भैया बताओ, यही तो है, यही तो कहानी बन गई। देखो सर्किट को। सर इस समय अब हम क्या करें? मैंने कहा आप चार्ज बताओ कितना होगा। आपने कहा 5 और 10 है, इसका मतलब ये वाला जीतेगा, ये वाला हारेगा। सिंपल कहानी है, ये 0 है, ये 10 है, तो दोनों बैटरी का अगर इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो 10 ही वोल्ट तो 5 वोल्ट तो आएगा, तो मतलब दोनों में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 5-5 वोल्ट का हो जाएगा भाई। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है, यहां 0 यहां 10, तो भैया इसके अक्रॉस अगर आप 10 की बात करो तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये फिक्स 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर मेंटेन कर देगा, है ना भैया? बात समझ में आती? आपने कहा सर हाँ बात समझ में आ रही है। तो ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो मैंने कहा मान लेते भैया यहां से चलेगा, इसके पास कुछ चार्ज क्यू आएगा, यहां -Q, यहां पर Q, यहां -Q। सर एक है 4 माइक्रो, एक है 2, मैंने कहा बहुत बढ़िया।
तो अगर हम यहां से चलेंगे 10 माइनस क्यू अपॉन 4 माइक्रोकुलम, सब माइक्रो में ही रहेगा, माइक्रोकुलम में ही है, माइनस 5 माइनस क्यू अपॉन 2, इट शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल कंडीशन। आप चाहे तो सीरीज में जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1/4 3/4, वैसे भी हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, इक्वेशन में कभी कोई दिक्कत आए तुरंत लिखो, माइनस क्यू बाई 2 और ये तो कितना हो गया 3q/4, तो q बराबर हो जाएगा 4×5 20, 20/3 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया 20/3 माइक्रोकूलम प्रारंभिक रूप से ये सिचुएशन बन गई, t बराबर 0 पे। सर ठीक है। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा, एज आई विल क्लोज द सर्किट, व्हाट विल हैपन? आपने कहा सर कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। सर एक और आ जाएगा यहां पे, देखने का अंदाज 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या, इसके जुड़ने से क्या इस सर्किट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस लूप पर, यहां पर देखो, इस लूप पर कोई प्रभाव पड़ना है क्या? ध्यान से घूरो बेटा प्लीज, सब लोग इसको दिमाग लगाओ। छोटा देखो बेटा, कंसेप्ट छोटे पकड़ने हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट पकड़ डाले, अपने आप आपका कहानी पिक्चर सब सेट हो जाएगा। पक्की बात है। तो आपने कहा सर इसका मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं, अगर मैं इस सर्किट में घूमूंगा तो वही सेम इक्वेशन बनेगी जो ये बनी है, क्योंकि सर यहां पे 10 आया, यहां 4, यहां 5 है, तो ये लूप तो सेम है। तो ये दोनों लूप कैसे हो गए? सेम लूप। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? गुड, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पक्का है? दोनों लूप कैसे हो गए? समान, सेम, एक जैसे। अच्छा सर अगर दोनों लूप सेम हो गए तो मतलब अब जो एडिशनल सप्लाई होगी वो यहां पर होगी, तो इसके पास कितना? तो आपने कहा सर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज चला जाएगा Q बराबर C × V, क्योंकि इसके अक्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आप बोलेंगे 3 × 10 मतलब कितना हो गया? 30 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज यहां से फ्लो कर जाएगा। सर हम सभी को पता है, तो बेसिकली इसमें जो इसके स्विच क्लोज करने पर इस सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो पड़ा वो यहां गया। और ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह मान सकते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी चार्ज जुड़ता है तो ½ CV² का लॉस हो जाता है, ½ CV² इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो इसका मतलब यहां पर जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, हम वो कैसे लिखते हैं? वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है बेटा? जो भी उसका EMF है, EMF इंटू चार्ज फ्लो, जितना भी चार्ज उससे गया, और पावर डिलीवर्ड में हम यहां I लिख देते हैं। तो यहां पर EMF हो गया 10 और चार्ज इससे चला गया CV, है ना? तो मतलब ये हो गया आपका CV², ठीक है, 10 भी तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है। और डेल्टा U जो एनर्जी स्टोर हुई वो 1/2 C × V²। तो हम बोल सकते जो भी काम किया वो या तो एनर्जी स्टोर करने में जाएगा, हीट में जाएगा। तो यहां से हम लोग डेल्टा H की वैल्यू निकालते हैं, तो CV² माइनस ½ CV², इट कम्स आउट टू बी 1/2 CV²। तो दैट इज 1/2 C हो गया 3 और V हो गया 10 का स्क्वायर, 300/2 150। अच्छा वो C जो होगा वो माइक्रोकूलम में होगा, तो 10⁻⁻6 जरूर लगाते हैं जूल, 150 × 10⁻⁻6 जूल। सिंपल। अब जिसने अब बेटा ऐसा आप कोई कहे कि सर ये क्वेश्चन क्या जे एडवांस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे हैं, प्रूफ किया भी मैंने, पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस अगर तुमको ये नजरिया तुम्हारे पास बैठ गया ना तो काम खत्म है। लूप लॉ लिखना आ गया, काम खत्म, पिक्चर क्लोज, कोई टेंशन ही नहीं किसी तरीके की। काय बात की टेंशन लेनी है? बेसिक सा काम करो ना, बेसिक के साथ जुड़े रहो, फंडामेंटल्स को पकड़ के रखो। हाँ, तो अब हमने कॉम्बिनेशन की बात कर ली। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हमने बात की। सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ कैपेसिटेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका एक बड़ा बेसिक सी कहानी रहती है, एक बेसिक सी बातचीत रहती है। मैंने कहा कैसी बेसिक सी बातचीत रहती है? आपने कहा सर देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बैटरी के साथ RC सर्किट के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर RC सर्किट में थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कई बार कि अगर सर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज हो, ऐसे केसेस में क्या होगा?
सर दो कैपेसिटर लगे हो, एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, तो सर ऐसे सभी केसेस में हमें क्या करना होता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग विषय बन जाता है हमारे पास। आपने कहा सर बात तो ठीक है भैया, अब आरसी सर्किट की पहले बेसिक कहानी समझ, ठीक है ना, फिर इसके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट समझाऊंगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, फिर मैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करूंगा इसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि वो आरसी सर्किट के साथ डाइलेक्ट्रिक ज्यादा बेहतर रहता है। पहली चीज तो क्योंकि हम अभी सिंपल सर्किट्स की बात कर रहे हैं, ये है नो रेजिस्टेंस सर्किट। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, ये वी ये सी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इमीडिएटली चार्ज होगा। इस केस में आपका जो वर्क डन बाय बैटरी होगा दैट इज सीवी स्क्वायर डेल्टा यू हाफ सीवी स्क्वायर, जो एनर्जी स्टोर होगी, और हीट के फॉर्मेट में एनर्जी जो निकल जाएगी हाफ सीवी स्क्वायर, और इट एमिट्स इन फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्मेट में एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि जैसे ही आप ये बैटरी लगाते हो इमीडिएटली बस्ट ऑफ चार्ज होता है, अचानक से एनर्जी फ्लो करती है, अचानक से चार्ज जाता है, और तो इतनी क्विकली चार्ज होता है कि उस दौरान एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहां पर पोटेंशियल हो गया वी, यहां पर हो गया सी, और यहां पर हो गया आर। आपने कहा सर इस केस में क्या होता है, इस केस में रेजिस्टेंस के आने के कारण चार्जिंग थोड़ा धीरे धीरे होती, इमीडिएट नहीं होती, बस्टिंग ऑफ चार्ज नहीं होता है, यहां पर धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर चार्ज आता है। हम सभी को इक्वेशंस भी पता है दैट, अच्छा इक्वेशंस बनाना भी आना चाहिए। यहां पर v माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, इट शुड बी इक्वल टू 0, और फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली डिफाइन द इक्वेशंस। Cv माइनस क्यू इज इक्वल टू, आई को लिखा जा सकता है dq बाई dt, यहां पर चार्ज हो रहा है तो d का dt पॉजिटिव होगा। फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट, dq अपॉन Cv माइनस क्यू, इट शुड बी इक्वल टू dt अपॉन r, और फ्रॉम हियर वी कैन इंटीग्रेट इट, यहां से अपना इसका इंटीग्रेशन ln Cv माइनस क्यू अपॉन में c आ जाएगा, राइट। तो यहां पर बेटा हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू आर सी। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो बेटा ध्यान से देखिएगा आर और सी, तो अगर मैं टाइम के साथ कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एल सी जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अरे देखो बेटा सब लोग ध्यान से, दिखाई पड़ रहा है। तो आई के साथ कंपोनेंट क्या हो गया, डी डी के साथ आर, तो ये आर डी टी के साथ अपॉन में हो गया, तो टी के साथ नीचे की तरफ आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो भाई, पक्की बात है। और dt के साथ ये r हो गया और ये l डी क्यू यहां पे चला गया cv माइनस क्यू। बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln cv माइनस क्यू अपॉन, सॉरी ये c तो यहां मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, मैंने इंटीग्रेशन तो ले लिया है क्यू बाई सी, तो यहां rc हो जाएगा ना। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे ये सी एलसीएम लिया तो मैं इधर मल्टीप्लाई करना ही भूल गया था। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ln, ये तो कांस्टेंट है cv माइनस क्यू, और इसमें कुछ कॉमन आना नहीं, cv माइनस क्यू इट शुड बी इक्वल टू t अपॉन rc। लिमिट यहां पर लग गई है क्योंकि t बराबर 0 पे चार्ज 0 था और किसी भी टाइम t पे चार्ज q हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप वैल्यूज की पुट करोगे तो q बराबर आ जाएगा cv इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन rc। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये अपनी चार्जिंग इक्वेशन बन जाती है। मैंने आपको सभी को बताया था चार्जिंग इक्वेशन हमेशा इस टाइप की बनेगी। अच्छा ये बेसिक है, ठीक है ना, ये सब लोगों ने किया है, सबको आता है, ठीक है ना, सब लोगों ने समझा है। चैलेंजेस कहां आते हैं? चैलेंजेस आरसी सर्किट में तब आते हैं जब 2-3 कैपेसिटर दे दिए जाए, 2-3 कैपेसिटर के साथ एक बैटरी दे दी जाए, और फिर कहानी पूछी जाए एक पहले से ही चार्ज हो,
तो अब ऐसे केसेस में क्या क्या होगा, डिफरेंट टाइप के केसेस, आइए उनको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके दिमाग में इसकी अप्रोच पैदा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपल तरीके से सोचा जाए कि पहले अनचार्ज कैपेसिटर, मल्टीपल अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक, ऐसे भी सर्किट पॉसिबल हैं जिनकी डिफरेंशियल इक्वेशन आरसी सर्किट में हम लोगों से सॉल्व ना हो पाए, इन केस ऑफ मल्टीपल बैटरी और मल्टीपल कैपेसिटर सिस्टम। याद रखिएगा, ऐसे भी पॉसिबल है जिनके लिए अच्छी खासी डिफरेंशियल इक्वेशन लगती है और वो हम लोगों से सॉल्व ना हो पाए, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमेशा हर एक तो आप अपने मन में कुछ भी कॉम्प्लेक्स सोचने लग जाओ, नहीं सोचना, वैसा पूछा ही नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को मत सोचिए कभी भी। आपने कहा पहला, अगर मल्टीपल कैपेसिटर दे दिए जाए, एक सी यहां दे दिया गया, यहां पर एक बैटरी लगा दी गई, इसका एक रेजिस्टेंस यहां दे दिया गया, इसके साथ एक और दे दिया गया, ऐसा कुछ। जब तक बैटरी के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा, जब तक बैटरी के साथ किसी तरीके का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा है, आप बहुत ज्यादा सुकून में हो। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये 0 होगा तो ये V वोल्ट होगा, ये दोनों सर्किट एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र रहने वाले हैं। यहां पे रेजिस्टेंस कुछ R1 ले लीजिए, यहां पे रेजिस्टेंस कुछ R1, कुछ R2 ले लीजिए, ये C और V हो गया, ठीक है ना। पहली चीज, अगर आपको यहां इस बैटरी के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस विद बैटरी, एक बैटरी लगी है और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी दे देगी, तो आपके लिए क्वेश्चन सबसे आसान हो जाता है। क्यों सर? इसकी इक्वेशन और इसका लूप इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि यहां पर कोई करंट, भाई इसमें करंट अगर I1 गई तो इस लूप पे जब लिखोगे तो इस बैटरी में इसका I1 कोई रोल नहीं, इसमें I2 का कोई रोल नहीं। तो आपके लिए इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाले में लिखोगे तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? V माइनस Q1 अपॉन C1 माइनस I1 R1, इट शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल। तो इसके लिए आपकी जो Q की इक्वेशन बन जाएगी Q नॉट C इंटू V, या इसका कैपेसिटर C दिखाया तो C लिख देता हूं, C इंटू V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन R1 इंटू C। सिंपल कंडीशन, इंडिपेंडेंट सर्किट। नीचे वाला लूप बिल्कुल ए बी स्वतंत्र है, V माइनस Q2 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2, यहां पे करंट I2 आ रही है तो I2 इंटू R2, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब चूंकि मेरे लिए बहुत इजी है ना, I1 का मतलब क्या है? dQ1 बाई dt, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। यहां पर I2 का मतलब हो गया dQ2 बाई dt, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़े आसान है, चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है, और बड़े आसानी से हमारे लिए क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, आ जाते हैं, और कोई चैलेंज नहीं रहेगा। ये इंडिपेंडेंट सर्किट, इसके लिए जो भी आपका चार्ज होगा Q2, इट शुड बी इक्वल टू C1। अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन R2 इंटू C इक्विवेलेंट, जो भी आएगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं टाउ, टाइम कांस्टेंट, मतलब R2 इंटू C इक्विवेलेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर जो लिखा है R2 इंटू C, दैट इज R2 इंटू C इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहां से हम दोनों की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये हो गया मल्टीपल अनचार्ज कैपेसिटर्स। क्या हो गया बेटा? ये मल्टीपल अनचार्ज कैपेसिटर्स, बट एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और बैटरी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके पैरेलल में जितने भी लगते चले जाएंगे, हमारे लिए चैलेंज किसी में नहीं, कोई हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं, सब इंडिपेंडेंट सर्किट रहेंगे। ऑल पैरेलल सर्किट आर इंडिपेंडेंट। जब तक इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तब तक सारे पैरेलल सर्किट एक इंडिपेंडेंट है। आपने कहा सर बात तो ठीक कर रहा हूं। अच्छा सर अगर यहां इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता तो गुरु चैलेंज आ जाता, क्योंकि फिर आपको यहां पर, अगर यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0 मान लीजिए, तो फिर I1 प्लस, इसकी इक्वेशन में भी I1 प्लस I2 आता, इसकी इक्वेशन में भी I1 प्लस I2 आता, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी खतरनाक बन जाती है, फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है और थोड़ा मतलब इररिलेवेंट हो जाता है। क्योंकि अगर यहां रेजिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब सर्किट के आगे I1 I2, क्योंकि अब यहां से I1 I2 गई तो यहां पर करंट I1 I2 आएगी, और फिर यहां पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लग गया
तो इसका मतलब यहां पर I1 I2 इंटू स्मॉल r का फैक्टर आ जाएगा, और फिर I2 को एलिमिनेट करने के लिए यहां से I2 निकालो, फिर I1, फिर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, जो एक बवाल है, इतना आसान नहीं है। तो सर क्या मुझे एडवांस के लिए इसको तैयार नहीं करना है? नहीं बेटा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चला जाता है मामला, तो फिर हमारे लिए उससे बचना ठीक रहता है, कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो सर फिर इसके बाद कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं? मैंने कहा देखो बेटा, पहले एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, ताकि मैं तुमको समझ पाऊं कि तुमने इस क्वेश्चन को समझा है अच्छे से। एक ये है, एक ये बैटरी लगा दी, एक यहां पर एक कैपेसिटेंस, यहां पर एक कैपेसिटेंस, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहां पर एक कैपेसिटेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया ये सी दे दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, ये आर बराबर दे दिया गया है आपको, मान लेते हैं 4 ओम, ये आपको दे रखा है मान लीजिए 5 ओम, ये आपको दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, और ये आपको दे रखा है मान लेते हैं 5 माइक्रो कूलम, ये आपको दे रखा है 4 माइक्रो कूलम, और ये आपको दे रखा है 10 ओम। अब आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, विच कैपेसिटर विल चार्ज फास्ट मोर फास्टर, क्या लिखेंगे अंग्रेजी समझ में, कौन सा कैपेसिटर सबसे तेजी से चार्ज होगा? विच कैपेसिटर विल चार्ज तेजी से, है ना, सबसे तेज। देखो अंग्रेजी नहीं है तो हिंदी भी लिख लेनी चाहिए। विच कैपेसिटर विल चार्ज, सबसे तेज, कौन सा कैपेसिटर सबसे तेज चार्ज होगा, ये आपसे पूछा गया। बताओ भैया कैसे बताएंगे? अब बताओ, सबसे तेज वाले के लिए जरूरी होता है ग्राफ को समझना। यहां पर जो चार्जिंग होती है इट इज डिफाइंड बाई, अच्छा सबके अक्रॉस चार्ज, तेजी का मतलब होता है कि हम यहां पर कहानी को समझें विद द हेल्प ऑफ टाइम कांस्टेंट। पहले एक चीज को समझाते हैं, सबका चार्ज अलग अलग दे रखा है, ओहो, ये थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। ये बी बैटरी है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट क्या बताता है सबसे तेज, मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वो उतना चार्ज होता है। तो चार्जिंग का लेवल अलग अलग है, सबसे तेज चार्ज मतलब डोंट कंसीडर इट ऑफ द की अमाउंट ऑफ चार्ज, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कितनी जल्दी वो आधा चार्ज हो जाएगा या पूरा चार्ज हो जाएगा, कौन सा कितनी तेजी में चार्ज हो रहा होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ चार्जिंग, राइट, परसेंटेज ऑफ चार्जिंग याद रखिएगा ना, परसेंटेज ऑफ चार्जिंग। तो यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है आर इंटू सी, तो टाउ बराबर होता है आर सी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास चार्ज होता है क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो अगर टी बराबर यहां पे टाउ रख दिया जाए दैट इज आर सी, तो ई की पावर माइनस 1 हो जाता है, तो क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई बन जाता है। 1/e मतलब लगभग 2/5/7, उल्टा करोगे लगभग 0.36 के लगभग का फिगर आ जाता है, तो लगभग 63% चार्ज हो जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें 0.63 ऑफ क्यू नॉट, तो एक टाइम कांस्टेंट में लगभग 63% चार्जिंग आ जाती है। तो जब भी क्विकली की बात की जा रही हो, कौन सा ज्यादा तेज चार्ज हो रहा है इसकी बात की जाए, तो परसेंटेज वाइज बात की जाए तो हम लोग जनरली टाइम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि सारे सर्किट एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, तो आपस में किसी को कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट निकालता तो टाउ बराबर 2 इंटू 4, तो कितना हो जाता, 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसका निकालते तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का होता है 10/3 इंटू 5, तो सर इसका टाउ 2 हो जाता 10/3 इंटू 5, तो 50/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6।
इसका अगर मैं देखता तो टाउ 3 40 गुणे 10 की पावर -6, तो ये हो गया 50/3 लगभग 16.6। तो सबसे कम टाइम कांस्टेंट इसका है, मैं सबसे जल्दी 65% पे पहुंचने वाला जो होगा वो पहला वाला सर्किट होगा, तो वो सबसे तेजी से पहुंचेगा। फिर सबसे लास्ट में जो चार्ज होगा 63%, तो वो कौन सा होगा अपने पास, लास्ट वाला। सबकी इक्वेशन एक जैसी, Q बराबर Q0 e की पावर 1 माइनस एक और माइनस टी बाई आर सी, बस वैल्यू क्या चेंज होगी, R इंटू सी। ये सीरीज में है तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना, 10 और 5 सीरीज में लगे तो 10/3। अरे बोलो आता है कि नहीं आता, क्विकली समझ पाते हो इन सब चीजों को। 10 और 5 है तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 10/3, 1/10 प्लस 1/5। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई शंका वाली बात तो नहीं बेटा किसी भी तरीके की, एकदम पक्की बात है, समझ में आ जाता है। आपने कहा सर हाँ, तो सर अगर मल्टीपल बैटरीज हो जाए, मल्टीपल रेजिस्टेंस हो जाए, फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ई इक्विवेलेंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, एक ये कैपेसिटर है, यहां पर एक बैटरी दे दी गई कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पर एक और कुछ बैटरी दे दी गई मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछा जाए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, इसको मैं लिख लेता हूं 12 माइक्रोफैरड है। अब आपसे पूछा गया, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। क्या पूछा गया, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। कैसे बताओगे बेटा, सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा, कैसे बताया जाए। चलो जल्दी से दिमाग लगा दो सब लोग फटाफट, पूरा दिमाग झोंक दो, ढूंढू, झोंको 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 झोंको, सबको झोंक दो। सिंपल, इनका अपना इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनका अपना इक्विवेलेंट निकाल देंगे, ठीक है ना। कैसे, आपने कहा सर 12 और 4, तो 12/3, तो 12/4 इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 12/4 मतलब 3, इन दोनों को हो गया 3 माइक्रोफैरड, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सर यहां पर अगर मैं देखूंगा तो E इक्विवेलेंट हो जाता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से लिखेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 10/2 प्लस 1 प्लस 1/2, तो 5 5 10, 3/2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो आ गया 20/3 वोल्ट। और अगर मैं यहां पर देखता आर इक्विवेलेंट तो वो कितना आता, तो आप लिखते R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2/3 यहां पर भी आ जाता है ना, 1/R1 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2/3। कैलकुलेशन मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से ज्यादा तेज कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग तो गणित के स्टूडेंट भी हैं, हम लोग तो सिर्फ फिजिक्स वाले हैं, तो गणित वालों की कैलकुलेशन और अच्छी होती है। इतने टाइम से बढ़िया बढ़िया मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि जितनी देर में मैं 2/3 लिखता हूँ आप उससे ज्यादा तेजी से लिख लेते होंगे। अगर आप उससे ज्यादा तेजी से लिख लेते हो तो भैया यहां पर अपना सर्किट बन गया, खत्म बात। ये हो गया 2/3 और ये हो गया 20/3। सर टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर 2/3 इंटू, तो ये कैंसिल 2 आ गया, 2 माइक्रोसेकंड। खत्म। सर चार्ज की इक्वेशन Q बराबर Q0 1 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन, Q0 कितना होगा सर 20/3 इंटू कैपेसिटेंस 3 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन 2 गुणे 10 की पावर -6। खत्म हो गई, ये आपकी चार्जिंग इक्वेशन आ गई। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिंगल लाइन सॉल्यूशन सारे के सारे, यहां तक चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज कहां आता है वो जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चैलेंज कैसे क्वेश्चंस, अब चैलेंज आता है कि अगर एक पहले से ही चार्ज हो, बैटरी भी लगी हो। अब ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस अभी तक नहीं आया, हो सकता आ जाए। अब यहां पर एक कैपेसिटेंस है मान लीजिए C,
और यहां पर पहले से ही चार्ज था क्यू नॉट, और यहां पर भी है माइनस क्यू नॉट। यहां पर एक और कैपेसिटेंस लगा दिया गया, यहां पर एक बैटरी लगा दी गई, और अच्छा चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। इसके पास है 2 CV का चार्ज, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस भी C, ये वोल्टेज है V, और इनिशियली चार्ज ये t बराबर 0 पर ये चार्ज आपको दिया गया, ये है एट t इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन बोथ एज फंक्शन ऑफ टाइम। समय के साथ कितना चार्ज होगा, इनफाइनाइट पे कितना होगा, 0 पर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। प्रारंभिक रूप से इस पे चार्ज 0 था, इस पर भी था, दोनों का कैपेसिटेंस C दे रखा है ताकि कैलकुलेशन में परेशानी ना आए। पूछा गया है समय के साथ चार्ज कैसे वेरी करे। अब एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस तो दिए नहीं, एक रेजिस्टेंस भी है। अब क्या करें, कैसे काम करें, कैसे सोचें, क्या होगा। अब जे एडवांस ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, मैं अभी वैरायटी पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंसेप्ट को पकड़ लिया तो कहानी पे कोई टेंशन ही नहीं, कहानी बिल्कुल आसान, सिंगल सिंगल लाइन सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करें। अब ऐसे क्वेश्चंस को सोचने का अंदाज, आपने कहा सर क्या करें, मैंने कहा कुछ भी कर लो बेटा। 2CV से मेरे को यह समझ में आ गया कि इसके अक्रॉस प्रारंभिक रूप से जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो 2V का रहा होगा, मतलब ये ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है इन कंपेयर टू दिस बैटरी। अच्छा पोलैरिटी सेम दे दी, अपोजिट करते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। इधर की तरफ 2CV करते हैं, इधर की तरफ माइनस का 2CV करते हैं, थोड़ा और आनंद लिया जाए। अपोजिट पोलैरिटी करते हैं, सेम पोलैरिटी होती है मतलब दोनों सेम दिशा में चार्ज को फेंकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने अपोजिट कर दिया कि एक दूसरे को मारा पीटी भी करें थोड़ा बहुत, है ना, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब अगर मैं बोलूं कि कौन जीतेगा, आप जिधर इच्छा हो आप उधर मान सकते हैं। सबसे पहले एक चार्ज क्यू को फ्लो कराओ सर्किट, जब भी ऐसा सर्किट आपको दिखाई पड़े एक चार्ज क्यू को पकड़ो, फ्लो करा दो, ताकि हम देखें तो सर्किट में इक्वेशन क्या बनेगी। मान लेते हैं अगर आप चाहें बैटरी से तो आप बैटरी से, अगर आप इसको बड़ा सोच लिया है, दिमाग में आ गया कि सर ये हैवी पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब यहां से हो सकता है चार्ज निकले, तो आप यहां से चार्ज मान लीजिए। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में इधर से आ गया तो मैं इधर से मान लेता हूं, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां से मान लीजिए क्यू चार्ज गया, मतलब करंट आई इस दिशा में गई, ऐसे गई ऐसे गई, यहां पे क्यू चार्ज आ गया, यहां माइनस क्यू चार्ज आ गया, और इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट बैठने लग गया। आपने कहा सर ठीक बात है, अब क्या होगा सर, मैंने कहा देखो यार अब इधर से चलते हैं, जब मैं यहां से चलूंगा तो इसको करेंगे, तो यहां से क्यू चार्ज गया तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज हो गया आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है ना, ये जब क्लोज करेंगे तब। तो यहां से चार्ज गया तो बेटा मेरे पास चार्ज कितना आ गया, आपने कहा अब सर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2CV माइनस क्यू अपॉन इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज कितना हो गया C माइनस, अब बैटरी को फांदेंगे तो प्लस से निगेटिव मतलब माइनस होगा, माइनस का V माइनस का IR, करंट की दिशा मैंने उल्टी मानी हुई है, याद रखिएगा उल्टी मानी हुई है इसलिए माइनस आर, चार्ज जिस दिशा में निकला उसी दिशा मैंने करंट को मानेंगे, याद रखना। माइनस IR इसके पास जाएंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब वापस से, यहां पर अगर देखेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना, तो माइनस का Q बाई C इट शुड बी इक्वल टू 0। सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की, खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं। सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, सब एक तरफ ले आओ, CV बाई C, तो यहां पर हो गया 2V माइनस, यहां पर आ जाएगा Q बाई C माइनस V माइनस IR माइनस का Q बाई C, खत्म हो गई इक्वेशन। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई,
आपने लिखा सर देखो 2v माइनस बी, तो ये v बन जाएगा आई आर, तो v माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। सर इक्वेशन तो वही बन गई तो पहले बनती आ रही। यस बेटा इक्वेशन वही बन गई। सर तो अंतर किस बात का आएगा? अंतर आता है चार्ज के मैक्सिमा का, अंतर आता है क्यू की इक्वेशन तो बन गई, अब हमें क्यू नॉट निकालना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, मैक्सिमम चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी होगी, राइट। अब हमें इक्वेशन के अंदर फर्क किस बात का पड़ेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू जो पॉसिबल होगी जब करंट जीरो फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आई जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक चैलेंज जो होता है, क्योंकि देखो इस सर्किट का सॉल्यूशन हम सभी को पता है कि नहीं पता, पहले मुझे बताओ, पता है कि नहीं पता? क्या होता है इसका सॉल्यूशन? आपने कहा सर इसका सॉल्यूशन आता है Q बराबर Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सर चैलेंज है Q नॉट फाइंड करो, बाकी सब तो दिख रहा है, क्योंकि Q कैसे बदलेगा वो हमें Q, क्योंकि इसकी इक्वेशन में तो इस पे चार्ज C माइनस Q का, इस पे Q होगा। तो सर Q का मैक्सिमम कैसे निकालते? तो आपने बोला Q नॉट इज मैक्सिमम Q। कब होगा चार्ज मैक्सिमम? व्हेन I इज इक्वल टू 0। जब dq बाई dt 0 हो जाएगा तभी तो चार्ज मैक्सिमम होता है। तो जब I को हम 0 पुट करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा? C इंटू वी। कितना आ जाएगा बेटा? C इंटू वी। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो सर अब दोनों की इक्वेशन कैसे होगी, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो सर अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर अगर इसको कैपेसिटर नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं कैपेसिटर नंबर 2 बोल दूं, तो सर Q की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। तो Q फॉर कैपेसिटर नंबर 2, तो इसकी इक्वेशन तो यही हो गई CV इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। और सर अगर आपसे पूछा जाता सर इसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप बोलते सर ये 2CV माइनस क्यू के टर्म्स में लिखा जाता। तो आपने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ऐसे लिखेंगे Q फॉर द 1 इट इज इक्वल टू 2CV माइनस, अब यहां पर आ जाता आपका Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। Q नॉट की वैल्यू CV हो गई, तो 2CV माइनस, बेटा ध्यान से देखिएगा, माइनस यहां पर कितना आ जाएगा? आपने लिखा CV इंटू माइनस CV इंटू माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। इट इज इक्वल टू CV 1 प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो ये हो गया Q1 पहले का। Q2 की वैल्यू हो गई CV इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। अब किसी किसी को ऐसा लग सकता है सर ये बढ़ रहा है समय के साथ, बेटा उसमें पहले चार्ज जो था वो 2CV था, तो 2CV से इतना चार्ज लगातार घटता जाएगा, ये भी चार्ज का लॉस होगा, इस पे चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग इक्वेशन है, ये इंक्रीजिंग इक्वेशन है, याद रखिएगा। यहां 1 माइनस लिखा हुआ है तो ये वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज करती चली जाएगी, इसमें कोई शंका वाली बात तो नहीं बेटा। तो ये वैल्यू छोटी है, ये लगातार जब t बराबर 0 होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2CV चार्ज देखे रहना बेटा। यहाँ पे Q1 जब t बराबर 0, तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जब t बराबर 0 होगा तो यहां पे चार्ज 2CV के बराबर होगा, यही तो होगा चार्ज। सोचो भैया, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 2CV माइनस क्यू 2V माइनस क्यू बाई सी। हाँ ठीक है ना, सारी क्वेश्चन ठीक बन गई, परफेक्ट है ना। क्यू नॉट इज मैक्सिमम है, आई बराबर 0, तो क्यू बराबर CV, इस पे CV, इस पे CV, तो V कहां चला गया? अरे बेटा ये यहां पर ये एक छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस का 2Q बाई सी होगा बेटा, माई मिस्टेक, एक छोटी सी गलती यहां पर मेरे से हो गई थी। ये Q बाई सी और Q बाई सी ऐड होगा तो ये 2Q बाई सी हो जाएगा बेटा, यहां पर ये फैक्टर 2Q का जरूर आएगा। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ कर गई। Q नॉट इज मैक्सिमम व्हेन I बराबर 0, तो ये CV बाई 2 आएगा,
यहां पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन थोड़ा सा यहां पर 2q का एक फैक्टर और आ जाएगा। माय मिस्टेक बच्चों, थोड़ी सी वैल्यू यहां पर मैंने q बाई सी ऐड करना भूल गया था। ये माइनस का q बाई सी और ये माइनस का q बाई सी, ये 2q बाई सी हो जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने कहा यार इस पे भी cv, इस पे भी cv और ये भी v, तो तीन के पास v पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो सकता है, नेट तो जीरो ही होना चाहिए। इस पे भी कैंसिल हो गया, तो इस पे कैसे आ गया, है ना। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक मेरे से कैलकुलेशन में हो गई थी, मैं ये दोनों जोड़ के 2 लिखना भूल गया था, माय मिस्टेक। तो अब इसका जनरल इक्वेशंस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2q का फैक्टर आ जाएगा। तो अब जनरल इक्वेशन फिर हम निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया होगा, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो बेटा हो गया v माइनस 2q बाई सी, इट इज इक्वल टू, बेटा ये इधर चला जाएगा आई आर, तो i इंटू आर, तो बेटा ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगी cv माइनस 2q, इट इज इक्वल टू i को लिखा जा सकता है dq बाई dt, और ये c इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो गया rc। तो बेटा यहां पर जब ये dq नीचे आ जाएगा तो dq अपॉन cv माइनस 2q, इट इज इक्वल टू dt अपॉन rc। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln cv माइनस 2q विद माइनस साइन, माइनस का 1/2 मल्टीप्लीकेशन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t अपॉन rc, लिमिट लगा दी 0 से लेके t तक, यहां पर भी 0 से लेके t तक, ठीक है ना। तो माइनस 1/2, तो ये उधर चला जाएगा बेटा, तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से 2t ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी cv माइनस 2q, इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस t अपॉन, ये 2 ऊपर जाएगा तो t अपॉन 2t अपॉन rc, माइनस का 2t अपॉन rc, ठीक है ना। cv माइनस q, इसकी जो लिमिट होगी अपने पास हम सभी को पता है, पहले e की पावर में ना लिखा जाए, लिमिट डाल दे। तो इनिशियली तो q बराबर 0 था, किसी भी समय पर q मान लेंगे, तो ln cv माइनस 2q अपॉन cv, इट शुड बी इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखेंगे c माइनस 2q अपॉन cv, इट शुड बी इक्वल टू, यहां पर अगर आपकी वैल्यू जाएगी तो इट इज इक्वल टू 1/2, तो माइनस का 2t अपॉन rc, वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो cv माइनस 2q अपॉन cv, इट शुड बी इक्वल टू e की पावर माइनस 2t अपॉन rc। बेटा बहुत सिंपल इक्वेशन अब रह गई, ये उधर चला जाएगा, तो cv माइनस 2q, इट इज इक्वल टू cv इंटू e की पावर माइनस 2t अपॉन rc। तो q बराबर ये इधर आ जाएगा cv इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन rc, और 2q का ये नीचे आ जाएगा। तो q की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम इंटीग्रेट करके यहां से निकाल सकते हैं। q की मैक्सिमम वैल्यू आप यहां से देखना चाहें या आप यहां से देखना चाहें, दोनों केस में q की मैक्सिमम वैल्यू जब i बराबर 0 आप डायरेक्टली देख सकते हो cv/2, ये यहां से भी देखेंगे तो आपका q का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा cv/2, ठीक है ना। तो अब जो हमने इक्वेशन यहां लिखी है वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो गई, 1/2 का फैक्टर हमसे मिस हो गया था, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो पहले पे जो चार्ज होगा दैट इज 2cv माइनस q का चार्ज है, और q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया 2cv माइनस cv/2 इंटू 1 माइनस e की पावर 2t अपॉन rc। ये हो गया पहले पे चार्ज, मतलब पहला वाला कैपेसिटर जो है, और सर दूसरा वाला कैपेसिटर पे चार्ज तो q ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू cv/2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 2t बाई rc। और जब आप सोचेंगे कि अनंत पर क्या हो रहा होगा एट इनफिनाइट टाइम के बाद क्या कंडीशन होगी, तो आप बोलेंगे एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम देख सकते हैं ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, 2cv माइनस cv/2, तो इसका वैल्यू कितना बचेगा बेटा 2cv माइनस cv/2, तो इट्स कम्स आउट टू बी 3cv/2। ओए होए ढूंढू जा जल्दी से देखो, थोड़ी सी गलती हो गई थी ना, लाइको गड़बड़ा गया था मामला, बच गया एकदम, एकदम टक होके आ गया। अच्छा, हमारे दिमाग में बैकएंड कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। मेरे को पता है कि अगर मुझे ये सर्किट बैलेंस हो रहा है तो यहां पर 3cv/2 होगा, यहां पर Q2 की वैल्यू हो गई cv/2, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यहां पर cv/2, तो ये प्लस ये माइनस, यहां पर ये प्लस ये माइनस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V का। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही, सर्किट में पूरी वैल्यू, तो 3/2V माइनस V माइनस V/2 बराबर 0, तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो अगर मैं यहां पर देखता तो 3cv/2
प्लस -v/2, तो वापस पूरे लूप पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। फाइनली इसके पास चार्ज बचेगा 3cv/2, इस पे चार्ज होगा cv/2 और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा v। तो एट इनफाइनाइट अगर हम बात करते हैं तो इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास बेसिक सा पॉइंट होगा कि यहां पर अनंत काल के बाद यहां पे चार्ज होगा 3cv/2, यहां पर होगा cv/2 और यहां पर पूरा पिक्चर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, फिर किसी तरह के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात हम समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर चार्ज दे दिया जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं। आप सिंपल इक्वेशन को लिखिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की इक्वेशन दिखे, तुरंत इक्वेशन लिखिए, सॉल्व करो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, काम खत्म। काय की टेंशन लेने के बच्चे, है ना। अब कुछ डाइलेक्ट्रिक के पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा था। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया दे दिया गया है ए। बेटा इसके सारे केसेस हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के केसेस जिसमें वो बैटरी से जुड़ा है या बैटरी से हटा हुआ है, दोनों ही केसेस में कैसे हमें वर्क डन की बातचीत करनी है और किस तरीके से हमें कैलकुलेशन की बातचीत करनी है, हम उन सभी चीजों की चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए सब लोग जरा एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है, सारी चीजों को एक बार देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चर्चा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्मेट में 2 बार जे एडवांस भी एक बार जे एडवांस पूछ चुका है और अलग अलग फॉर्मेट्स में बहुत बार ये चीजें पूछी गई है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी रहता है और कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक केस बैटरी कनेक्टेड का है और एक केस जो यहां पर पूछा गया है जिसमें हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की हुई है। और इन दोनों ही केसेस में अगर यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो क्या होता है। जब एक डाइलेक्ट्रिक बेटा इंसर्ट होता है बच्चा, तो क्या होता है, इसके यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। जब बैटरी जुड़ी हुई है तो पोटेंशियल को कांस्टेंट मेंटेन किया जाएगा, मतलब यहां का चार्ज बदल सकता है। जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई है तो यहां पर प्लेट में ना कोई चार्ज देने वाला है ना कोई लेने वाला है, उस केस में ये ऊपर और नीचे के चार्ज कांस्टेंट रहते हैं, पहला डिफरेंस ये। और जब डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ जाने का सफर तय करना शुरू करता है तो इस पर इधर के पॉजिटिव एक फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है। यहां की तरफ एक फोर्स लग जाता है, एफ एक्सटर्नल। सिमिलरली यहां पर भी फोर्स लग जाता है, एफ एक्सटर्नल। क्लियर होता है पॉइंट? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अगर ये जाएगा तो अब दोनों केस में सबसे पहले जनरल केस की बात करते हैं कि कैसे फोर्सेस के बारे में चर्चा करनी है, कैसे एनर्जीज बदल रही होंगी और जब पूरा अंदर हो जाएगा तो क्या क्या किस कंडीशंस होती है, ठीक है ना। तो बेटा ये फोर्स लगता है, पहली चीज समझिएगा, अगर आपसे यहां पर एक वर्ड किया गया इंट्रोड्यूस्ड, तो चूंकि ये फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सटर्नल लिख दिया, गलत हो गया ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक किधर खींच रहा है, अंदर की तरफ। अगर गुड्डा हमने छोड़ दिया, अगर हमने ये छोड़ दिया डाइलेक्ट्रिक, तो ये डाइलेक्ट्रिक झकाक से अंदर जाएगा और क्या करेगा बेटा, पहला क्वेश्चन कि अगर डाइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर के मुहाने पर एग्जैक्टली माउथ पर छोड़ दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, तो आप क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक ऑसिलेट करेगा। चाहे इस कंडीशन में देखिए, चाहे, क्योंकि उस पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर जाएगा और ये लगातार इन दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। आपने कहा सर हाँ ठीक है। सर ऑसिलेट ना करे इसके लिए वर्ड उपयोग किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, रखा गया, लगाया गया, ऐसे वर्ड उपयोग किए जाते हैं कि इनके बीच में डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया गया। इंसर्ट कर दिया गया मतलब धीरे धीरे करके स्टैब्लिश कर दिया गया। वो किसी तरीके का कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर रहा है, किसी तरीके का ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, इसका सीधा साधा मतलब ये हो जाता है। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी ना गेन करनी पड़े तो एक्सटर्नल को विपरीत दिशा में, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा सर,
बिल्कुल ये थोड़ी फील आती है सर। सर इसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, इन सबको कैलकुलेशन पे कैसे लेकर आए? इन सबको कैलकुलेशन पे लाने के लिए सबसे पहले है सी की कैलकुलेशन। व्हेन एक्स डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, जब एक्स डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया, एक्स डिस्टेंस को, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन पे जनरल बात कर रहा हूं। तो जब एक्स डिस्टेंस इंसर्ट होगा गुड्डा, तो जैसे इसका एरिया है ना, अब जैसे एक्स डिस्टेंस अंदर हो गया, ये मान लेते इसकी चौड़ाई बी थी और लंबाई इस प्लेट की एल थी, तो अब इतनी लंबाई में आ गया और ये दोनों प्लेट्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसा है? क्योंकि जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं पूरे में जा रहा है, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में ये एक तरीके से पैरेलल का कनेक्शन बन गया। भाई एक डायरेक्ट्रिक इतनी जगह पर, इतने इलाके में, और बाकी का खाली, ठीक है ना। तो अगर हम यहां की बात करते हैं, इसको मैं C1 लिख दूं तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया हो गया x इंटू बी अपान बीच की चौड़ाई हो गई d, मान लेते हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो, और इंटू k जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इतना जो हवा वाला इलाका है इसका हो गया एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी। आपने कहा सर बहुत अच्छा, तो जब ये x डिस्टेंस अंदर होगा तो C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर आ जाएगा बेटा b अपॉन डी, तो बाहर कर लेते हैं, यहां पर हो गया k इंटू एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा बेटा L माइनस एक्स। ये अपने पास C इक्विवेलेंट आ गया किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। अगर आप कैपेसिटेंस C की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस C जो है वह बढ़ेगा क्योंकि K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली L तो वही है, यहां पर X की वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल। तो बेसिकली जो आपका ये होगा ये लगातार बढ़ता जा रहा होगा, और जब x बराबर एल हो जाएगा मतलब पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो ये k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एल से और x बराबर एल तो ये कैंसिल, k टाइम इंक्रीज हो गया। आपने कहा सर हाँ ये बात समझ में आती है, तो ये क्या हो गया C इक्विवेलेंट किसी भी समय पर जब वो x डिस्टेंस अंदर, तो जब वो x डिस्टेंस अंदर है तो जब बैटरी जुड़ी होगी तो उसके पास एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर, तो इसके पास जो एनर्जी हो गई 1/2, C कितना हो गया आपने लिखा सर, इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा या जो भी C हमारे पास होगा CV स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बोल सकता हूं कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट सॉरी B अपॉन डी, और यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा L प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। यहां पर V कांस्टेंट है तो एनर्जी को मैं इस टर्म्स में लिखूंगा U बराबर, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई और यहां पर एनर्जी कितनी होगी U फाइनल। अब अगर हम यहां पर बात करें मेरे बच्चों तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, आपसे बोला जाए कि यहां पर U एट एनी टाइम t, U किसी भी टाइम t पर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर U किसी भी टाइम t पर जो होगा दैट इज 1/2, यहां पे चार्ज कांस्टेंट है तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D इंटू L प्लस K माइनस वन इंटू एक्स, तो यहां पर x नीचे चला जाएगा। अच्छा गुड्डा, ये U हो गया किसी भी टाइम t पर जो मैंने आपको जनरल वे में समझाया। यहां पर पूछा अंत में गया है तो मैं अंत की वैल्यू सीधे सीधे दिखा सकता हूं। अब वर्कडन की बात की जाए, वर्कडन की बात की जाए तो ये तो जनरल हो गया। अब यहां पर कुछ लॉसेस हो रहे हैं एनर्जी के, जो भी एनर्जी का लॉस होगा, तो अब मैं यहां पर एक फाइनल वर्ड की बात करता हूं, तो आफ्टर फुल इंसर्शन, जब ये पूरा इंसर्ट हो गया, आफ्टर फुल इंसर्शन, ठीक है ना, जब ये बेटा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये इंसर्ट हो गया, डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा अंदर हो गया, तो बेटा यहां पर U फाइनल हो गई 1/2, यहां पर K टाइम्स ऑफ C इंटू वी स्क्वायर, जब ये बैटरी से जुड़ा हुआ था बेटा। और जब ये बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ था, सिंपल था मेरे प्यारे बच्चों, तो इस केस में इसके पास कांस्टेंट U था, तो इस केस में 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन KC।
तो सर इस केस में आपकी फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी, इनिशियल जो थी 1/2 हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी थी। तो सर जो भी एनर्जी का लॉस होगा, हम सभी को पता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल, क्योंकि यहां पर किसी तरीके के लॉस की बात नहीं हो रही, दैट इज डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। तो यहां पर धीरे धीरे स्टैब्लिश किया गया, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इस केस में एक्सटर्नल के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी कॉमन हो जाएगा, 1/k -1। ये एक्सटर्नल के द्वारा किया गया वर्क डन यहां पर निकल के आ गया। सर इस केस में चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और तो कोई फोर्स और कोई एनर्जी देने वाला तो है नहीं। तो सर इस केस में आपसे पूछा जाए वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना होगा, तो अब आपको देखना पड़ेगा सर इस केस में बैटरी इज ऑल्सो डूइंग वर्क, बैटरी इज ऑल्सो डूइंग वर्क, बैटरी भी तो काम कर रही है। आपने कहा सर बिल्कुल कर रही है। सर तो वर्क डन बाई बैटरी कैसे निकाले? मैंने कहा देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाई बैटरी, अब यहां पर जो क्यू फाइनल हो जाएगा दैट इज के टाइम्स ऑफ सीवी नॉट। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात। सर क्यू इनिशियल जो था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो सीवी के बराबर होगा, सीवी नॉट नहीं लिख के सीवी लिख दे। गुड्डा यहां पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया ऑफ ओरिजिनल दैट इज के सी। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो बैटरी का जो चार्ज था सीवी के बराबर था, जब डाइलेक्ट्रिक चला गया तो के सी भी हो गया बच्चे। तो आपसे पूछा जाए वर्क डन बाई बैटरी, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा वर्क डन बाई बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, कितना बैटरी ने फ्लो कराया। तो बैटरी ने कितना फ्लो कराया, सीवी था, के सीवी पहुंचा दिया, तो फ्लो कितना हो गया, के सीवी माइनस सीवी इंटू वी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं के -1 इंटू सीवी स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन बाई बैटरी। वेरी गुड। सर इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ के सीवी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर। सर इस केस में अंतिम एनर्जी हाफ के सीवी स्क्वायर होगी, जबकि जब तक नहीं घुसा होगा इसके अंदर तो इनिशियल एनर्जी जो रही होगी वो हाफ सीवी स्क्वायर, और प्रारंभिक जो चार्ज रहा होगा वो सीवी के बराबर रहा होगा। ये किसी भी क्षण पर निकाल लिया, किसी भी क्षण पर वर्क डन पूछा जाता मैं यहां से सोच सकता था। मेरे से पूछा गया फाइनल कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, आपने लिखा सर यहां पर 1/2 बाहर आ जाएगा के -1 इंटू सीवी स्क्वायर। सर यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल निकालना है, कैसे निकाले? सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल, अब यहां पर दो लोगों ने काम किया है बेटा, मैं इसको नेक्स्ट पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर वर्क डन बाई बैटरी हुआ काम करने में, और किसने किया, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल हुआ, और किसने किया सर, और वर्क किसी ने नहीं किया है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। सर काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है। सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमको पता चल गया कितना है, 1/2 के -1 इंटू सीवी स्क्वायर। सर इसका हो गया के -1 वर्क डन बाई बैटरी, सॉरी ये हो गया के -1 इंटू सीवी स्क्वायर, और हमको वर्क डन बाई एक्सटर्नल निकालना है। इन दिस केस कितना होगा? सर इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो निकल के आ जाएगा इट वुड बी नथिंग बट सिंपल, इससे इसको माइनस कर देंगे तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू के -1 इंटू सीवी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल जब बैटरी लगी हुई है। जब बैटरी नहीं लगी हुई है मेरे बच्चों, तो उस केस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी 1/k -1, ये भी निगेटिव ही है बेटा, ध्यान से देखोगे तो k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो 1/k छोटा हो जाएगा, तो निगेटिव ही आंसर आने वाला है यहां से भी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल दोनों ही केस में निगेटिव होगा। इस केस में आपको सिर्फ चेंज इन डेल्टा यू लिखना है, क्योंकि वर्क डन बाई बैटरी नहीं हो रहा है। अगर बैटरी लगी हुई है तो उस केस में बैटरी का वर्क डन भी लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी क्षण पर पूछ लिया जाता कि जब L/2 घुसा या L/3 घुसा या ऐसा कुछ भी दे दिया जाता, तो आप किसी भी इंस्टेंट पर U निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर U निकाल सकते हैं और करेस्पॉन्डिंग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता था कि एक्सटर्नल ने कितना फोर्स लगाया है,
बेटा कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा कहानी समझाता हूं एक लाइन में, सब बच्चों को समझनी। बेटा हमने यू लिख लिया, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू माइनस का डी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स। सर सिर्फ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो यू आर जस्ट सपोज टू डिफरेंशिएट द एनर्जी। तो आपके पास एनर्जी दोनों ही कंडीशन में लिखी हुई है, किसी भी एक्स पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे L0, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू के माइनस 1, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नीचे एक्स है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा, बट वहां से भी आप फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो निकल कर आ जाएगा, उतना ही विपरीत में फोर्स एक एक्सटर्नल को लगाना पड़ेगा ताकि वह जीरो मतलब किसी तरीके की काइनेटिक एनर्जी का चेंज किए बिना वह डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ इंसर्ट कर सके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं और वहां से आंसर निकल कर आ जाता है। सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट द करेक्ट वाला आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पूरी कंसेप्ट को बहुत प्यार से देखो। थोड़ा सा बेटा क्विकली बताना पड़ता है, मुझे पता है आप सब लोग बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा अगर कहीं पर कोई चीज आप लिंक नहीं कर पाए हो कि सर आपने हाफ के सीवी स्क्वायर तुरंत कैसे लिख दिया या क्यू इनिशियल सीवी, बेटा ये सब चीजें नोट्स में है, ये सब चीजें आपको रिकॉल करा रहा हूं गुड्डा। अब आप वापस पढ़ने के मूड में बैठे होगे तो बड़ा मुश्किल होगा, रिवीजन के मूड में बैठोगे तो आनंद आ रहा होगा। ऐसा मैं कोशिश करता हूं आप सबके साथ बातचीत करने की, चीजों को करने का, ठीक है ना। तो ये जनरल वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने डिफाइन करी, और अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस। ये पहले आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये होमवर्क का। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क। ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा था, तो किस तरीके से क्या होगा, चेंजेस की बात, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट, जरूर सॉल्व करें बेटा। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस भी मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इनको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो अपना ग्रुप है वहां पर ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ बच्चों का जे एडवांस का ये छोटा सा क्वेश्चन, इसके साथ आपको पूछा गया कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 3 दिया गया है, तो रेशियो ऑफ C2 by C1, द पैरेलल हैविंग द प्लेट एरिया S एंड द सेपरेशन इज D has the capacitance C1 in the air if the two dielectric of different permittivities E1 और E2 are introduced between the two plates as shown in the figure। तो दो है, ये एक यहां पर और एक यहां पर, इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या कहानी होगी और किस तरीके से इस कहानी को समझना है, ठीक है ना। तो इन दोनों कहानी को बहुत ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन को करना है, सॉल्व करने, बिल्कुल बेसिक पैरेलल सीरीज कनेक्शन और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली इन दिस वे इसको भी सॉल्व करेंगे। ये सबसे, हाँ ये है मोस्ट 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 रॉकिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको जल्दी से क्विकली मैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू इट। एक बार इस पैसेज को आप सभी लोग जल्दी से पढ़ें, ताकि इस पैसेज को पढ़ो और इस पर बेस्ड जो वर्कआउट है उसको हम लोग करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, यहां पर बोला गया है एक कंसीडर इवैक्यूएटेड सिलिंड्रिकल चैम्बर ऑफ हाइट h having rigid conducting plates at the ends of inserting curved surface as shown in the figure,
द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ द लाइट वेट एंड द सॉफ्ट मटेरियल कोटेड विद एन इन मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल बोथ ऑफ द बॉटम प्लेट्स, रेडियस बहुत छोटी दी गई इन कंपेयर टू एच, उसको इग्नोर करना है। नाउ हाई वोल्टेज HV जो, अच्छा यहां माइनस V0 से प्लस V0, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 2V0 का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा। जब ये कंडक्टिंग बॉल्स लोअर सरफेस पर टकराएंगी, जुड़ेंगी, तो इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, लोअर सरफेस के बराबर। तो मतलब अगर मैं इसको एक स्फीयर मानूं तो KQ/R इसका पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, इट शुड बी इक्वल टू V या V0। तो इसका मतलब इसके पास जो चार्ज पहुंच जाएगा दैट इज V0 इंटू R अपॉन K। तो सर जब ये चार्ज, जब ये यहां पर होगी तो इसके पास चार्ज होगा KQR बराबर V0, और जब ये यहां से ऊपर जाएगी तो यहां पर हो जाएगा माइनस का V0। तो यहां पर ये Q चार्ज लेगी और जब ये इससे टकराएगी जाके तो उस पर चार्ज हो जाएगा माइनस का Q0। इसका मतलब यहां से यहां जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर बेटा एक बॉल के कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आपने कहा सर यहां पर प्लस Q0 था, जब ये यहां टकराई तो माइनस Q0। इसका मतलब इसने इसको कितना चार्ज दिया, 2Q0 चार्ज दिया, तभी तो इस पे माइनस 2Q0 आया। तो इसका मतलब इसने टोटल चार्ज एक बार में कितना ट्रांसफर कर रही है, आपने कहा इसका मतलब ये जो ट्रांसफर कर रही है ये हो गया 2Q0। सर ये दूरी यहां से यहां तक h दे दी गई है, सर ये h है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E बराबर, उसको मैं लिख सकता हूं कितना, आपने कहा सर 2V0 अपॉन h, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती यही तो हो जाएगी। आपसे इस पर बेस्ड बड़े प्यारे प्यारे छोटे से क्वेश्चन पूछे गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन्स देयर, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम एंड प्लेट्स आर कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट एंड कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद, the ball will execute simple harmonic motion between the two plates। अब बॉल का मोशन कैसा होगा, जैसे ही उसके पास बराबर का चार्ज आया वो तुरंत लप से, क्योंकि अब सेम चार्ज इसको रिपेल करेंगे बेटा, सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो प्लस का प्लस से रिपल्शन, प्लस का प्लस से रिपल्शन, तो ये यहां से तुरंत जंप करेगी, छट से यहां पहुंचेगी। जैसे पहुंचे इसको माइनस आ गया, इसके पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है, राइट, तो ये वापस से सेम चार्ज आया, वापस से नीचे की तरफ कूद जाए क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है। ये ऐसा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे, तो ये यहां से ऊपर जाएगी फिर कूद के नीचे आएगी फिर ऊपर। अच्छा फोर्स जो है उसका नेचर कांस्टेंट है, तो कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो नहीं सकती। सर फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, Q इंटू ई, बस फोर्स की दिशा बदलेगी और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या ये बात सही है? तो अगर हम यहां पर बोले, आपने कहा फोर्स कांस्टेंट है क्यू, क्योंकि ई कांस्टेंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा Q इंटू 2V0 अपॉन H के बराबर हो। तो सर कांस्टेंट नेचर का फोर्स होगा, ये इसको उठा के ऊपर ले जाएगा फिर उठा के, तो लगातार एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो मूव करेगी। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो आपने कहा सर इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इन दिस सिचुएशन द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट एंड कैरी द सेम चार्ज दे वेंट अप विद, नो, the ball will bounce back to the bottom plate carrying the opposite charge, उल्टा चार्ज लेके वो नीचे आएगी, फिर माइनस Q को प्लस Q करेगी, फिर लेके ऊपर चली जाएगी, राइट। तो हर बार Q लेके गई, माइनस Q लेके फिर नीचे आ गई, फिर Q लेके जाएगी, फिर माइनस Q लेके आ जाएगी, तो हर बार एक बार जाएगी ऊपर वाली प्लेट को 2Q चार्ज का ट्रांसफर कर देगी। आपने कहा सर बात तो सही कह रहा हूं, हर बार कितने का ट्रांसफर करेगी, 2Q, फिर नीचे से 2Q उठाएगी, माइनस Q लेके आई, तो अब मोशन कैसा बन गया, यहां से गई Q0, माइनस Q0 लेके फिर नीचे आई, फिर Q0 लिया, मतलब प्लस का 2Q चार्ज यहां से फिर लिया, ऊपर दिया, प्लस 2Q चला गया, तो मतलब मोशन कुछ इस तरीके से हो गया। एक बॉल है, इसको यहां से चार्ज दिया, यहां पहुंची, यहां पे चार्ज हो गया माइनस Q0, यहां पर हो गया प्लस Q0, मतलब यहां से यहां पर चार्ज कितना गया 2Q0, Q0 लेके गई थी, माइनस Q0 हो गया, वापस आएगी, इसको चार्ज फिर का प्लस Q0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां से कितना चार्ज ले लिया, प्लस का 2Q0, फिर इससे लेगी, फिर यहां जाएगी, प्लस का 2Q0 चार्ज छोड़ेगी, वापस आ जाएगी, फिर जाएगी, फिर इस तरीके से ये लगातार एक एक्सेलरेटेड मोशन करती रहेगी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक और पूछा, द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट। अब एवरेज करंट कितना होगा, तो आपने कहा सर एवरेज करंट, अगर आई एवरेज की बात करें
तो लगभग हो जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो आपने कहा सर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई है तो मान लेते हैं एन नंबर ऑफ बॉल्स होंगी जो लगातार ये काम कर रही होंगी, और एक बॉल जो चार्ज लेके जा रही है वो 2q0 का है, और उसको समय कितना लग रहा है ले जाने में, तो आपने कहा सर उसको इस प्रोसेस को ले जाने में जो समय लग रहा है ये h हाइट है। एक्सिलरेटिंग मोशन है तो आपने कहा सर एक्सिलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब v बाई एच। तो आपने कहा सर यहां से अगर मैं देखूं तो h बराबर मैं लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन ए। इतना समय लग रहा होगा उसको एक मोशन पूरा करने में, मतलब एक नीचे से ऊपर की तरफ जाने में, और वापस फिर ऊपर जब जाएगी तो वापस जब फिर 2q ट्रांसफर करेगी तो h जाना और h आना, मतलब 2t का काम हो जाएगा। तो उतनी देर में वो एक चक्कर पूरा लगा दे रही होगी, और एक चक्कर में वो 2q0 का चार्ज जो है वो ट्रांसफर नीचे से ऊपर की तरफ कर देती है। ठीक है ना, पक्की बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो टाइम हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है तो ऐसे मैं लिख सकता हूं दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ताकि हमारे लिए बाकी कांस्टेंट की नंबर ऑफ चार्ज कितनी होगी वो समय में कोई मतलब ही नहीं। टाइम अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2। q0 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे q0 की वैल्यू हो जाएगी, हम लोग निकाल लीजिए ना अभी q0, q की वैल्यू v0 r बाई के। तो यहां पर लिख सकते हैं v पोटेंशियल डिफरेंस इंटू r अपॉन के, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2h, ये हो गया q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब v इंटू आर बाई के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू ई वाई हो जाएगा v अपॉन एच। ये तो हो जाएगा। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं क्यू बाई एम, तो क्यू की वैल्यू हो गई यहां पर q0, क्यू की वैल्यू हो गई वी आर बाई के इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वी बाई एच अपॉन एम, मास भी है तो खैर उसका हमें कोई खास लेना देना नहीं, वो यहां एम। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर बाकी सब तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर इंटू आर अपॉन के, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 2h m, बाकी सब कांस्टेंट फिगर्स है जो यहां आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई किसके ऊपर होगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्लियर होता है बेटा पॉइंट, पक्की बात है। तो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था एक, और ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, इसको जरूर अच्छे से करिएगा। पैरेलल प्लेट करते हैं, पैरेलल एरिया एस के s/2 पर, यहां पर s/2 पर, और हैज कैपेसिटेंस C1 इन द एयर व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज E1 and E2 आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट एज शोन, द कैपेसिटेंस बिकम। तो कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपसे पूछा गया। तो ये नीचे वाला तो एक पूरा का पूरा पोर्शन सेम बन गया, याद रखिएगा बच्चे, इसको सबको करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार आ चुके हैं, सब बेकार। और फिर एक ये पोर्शन बन गया आपके पास, और एक है, तो एक इसका, ये दो, और ये दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में। ठीक है ना, तो एक और दो सीरीज में और तीसरा पैरेलल में। इक्वेट करोगे आंसर निकल के झट से आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये आपको करना है। हाँ, इसके अलावा सारे क्वेश्चन इजी थे, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। हाँ, होमवर्क मतलब एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, होमवर्क कर लोगे इसको। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, करना चाहिए सॉल्व। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। v0/3 से 2v0/3, उससे v0 प्रोसेस में किया गया है, तो कितना वर्क डन होगा, कितना क्या होगा वो पूछा गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व इट एंड गेट इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जल्दी से करते रहना, कल करंट एक्सिटी की बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है।